हेलो बच्चों, तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने एक नए वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आज किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। मैं चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कर लीजिए और आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पहले मेरी बात को समझिएगा। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ का ये 5वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम प्रारंभिक आकारों को समझना है। इससे पहले मैंने आप लोग को पहला वाला वीडियो में काफी सारी चीजें जो कि इस चैप्टर पे बेस था, जिस चीज पर इस चैप्टर पूरा बेस था, वो सारी चीजें मैंने आप लोग को धीरे धीरे क्लियर किया था। यहाँ तक बताया था कि प्रारंभिक आकारों को समझना, इस चैप्टर का मतलब कैसे निकल रहा है, और पहले भी एक्सरसाइज में जो सारी चीजें थी मैंने वो आप लोगों को क्लियर किया था। आज मैं क्लियर करूंगी एक्सरसाइज 5.2 में जितनी भी चीजें, या फिर ये कह लीजिए कि ये एक्सरसाइज आपकी जिस भी चीज पे बेस होगी उसके बारे में मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने वाली हूँ। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को हम करेंगे स्टार्ट। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज 5.2 है यह बेस है कोण यानी एंगल पे। किस पे बेस है? कोण पे बेस है। किस पे बेस है? कोण पे। ये इस पूरी प्रश्नावली में आप केवल कोण पढ़ोगे। कोण वो भी अभी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी, पहले मैं कोण पर डिस्कशन करूंगी। एक बात बताइए, सबसे पहला तो बच्चों के मन में क्वेश्चन ये उठ के आता है कि कोण आखिरकार कोण आया क्यों, कोण का प्रयोग कहाँ है, कोण को क्यों लाया गया ना, ये सब मैटर उठाते हैं। तो आइए फिर मैं सबसे पहले आपको यही समझा देती हूँ कि कोण का प्रयोग कहाँ है और कोण को क्यों लाया गया। तो देखिए, जितनी भी घूर्णन करने वाली चीज होती हैं, जो झुकावदार चीजें होती हैं, उनमें ही आपको कोण देखने के लिए मिलता होगा, है ना। आपको इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने रेखाखंड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पहले वाले चैप्टर में नहीं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रेखाखंड बताया था, उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो वो बताया था। आज मैं यहाँ पे आप लोग को एंगल यानी कोण बताऊंगी। क्या बताऊंगी? एंगल यानी कोण। एंगल यानी क्या बताने वाले हैं? कोण बताने वाले हैं। मैं बता दूं कि आप मेरी बात को समझिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, ऐसे वो चल के यहाँ आया, इसकी दूरी को तो हम माप सकते हैं, इसकी दूरी को तो हम माप सकते हैं, बिकॉज यह निश्चित होगी, बहुत ज्यादा होगी, 5 से 6 मीटर। बोर्ड की बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 मीटर का तो शायद बोर्ड ही ना हो, तो ये लाइन कहाँ से हो जाएगी ना। मैं बता रही हूँ, मान लीजिए कि मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी होगी, 5 मीटर होगी। तो भाई ये तो निश्चित है, ये तो रेखाखंड हो गया, कोण की जरूरत कहाँ पड़ी? जरा मेरी बात को आप गौर से समझिएगा कि अगर कोई घड़ी है, क्या है, अगर मान लीजिए कोई घड़ी है, उसका ये सेंटर है, ठीक है, घड़ी बना लेते हैं, 12, 6, 3, 9 बना लिया। ये हमारी घड़ी हो गई। सपोज करिए घंटे वाली सुई 3 पे थी और वह चलकर 6 पे आई है, और मैं आपसे पूछूं कि ये घड़ी कितनी दूरी तय की है, तो क्या आप बता सकते हैं? बताइए, आप कैसे बताएंगे? क्या आप गिन के बताएंगे या इसके बीच क्या आएगा, 4 और 5 आएगा, है ना? बताइए। तो इस चीज के लिए कोण का प्रयोग करते हैं। इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे जो बन रहा होगा कोण, उस कोण से हम इसके बीच की दूरी बता सकते हैं कि घड़ी 3 से 6 पे आई है तो कितना चल चुकी है, इसलिए कोण का प्रयोग होता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कोण का अर्थ होता है कोना। जिस जगह पे भी कोना होगा वहां वहां कोण बनेगा, ये बात तय है। अब कोई भी आकृति ले लो, अगर उस आकृति में कोना है तो कोण होगा। और घूर्णन करने वाली चीजों को मेजर करने के लिए ज्यादातर हम लोग कोण का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जो चीजें क्या होती हैं, घूमती हैं, पता करने के लिए यहाँ थी, यहाँ आई, तो क्योंकि देखिए दरअसल घड़ी में क्या हुआ है कि घड़ी का ये वाला पॉइंट निश्चित था, यहाँ थी और बस यहाँ आ गई। पूरा देखिए गाड़ी तो भाई पूरी यहाँ थी और उठ के यहाँ आ गई, लेकिन घड़ी का ये वाला पॉइंट क्या है, जुड़ा हुआ है, केवल बस ऐसे घूम के आई है। तो हमें इसका कोण लेना पड़ेगा, हम यहाँ इसकी दूरी माप के नहीं बता सकते। आपको मैंने पहले भी बताया था, आप क्लास 6 के बच्चे हो, बस इतना याद रखना, कोण यानी कोना, जहां जहां कोण वहां वहां कोण, जहां जहां कोना वहां वहां कोण बनेगा। आप जिस भी रूम में बैठे होगे, जहां भी बैठे होगे, अगर कोना है तो कोण होगा, ये बात तय है। कोण का प्रयोग मैं आपको समझा रही हूँ कि कोण का प्रयोग कहाँ करते हैं।
तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोण का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। कोण का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब चीजें हमारी घूर्णन करके दूरी कुछ दूरी तय करती हैं, तो उसकी दूरी बताने के लिए हम कोण का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आपके चैप्टर में नहीं है। आपके चैप्टर में कोण के द्वारा दूरी ज्ञात करना नहीं बताया जाएगा। शायद यहाँ तक आपको 6, 7, 8 में भी ना बताया जाए, उसके आगे है। अभी आप लोग अगर मैं यहाँ मान दे दूं और पूछूं कितनी दूरी चल चुके तो आप लोग नहीं हल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम केवल चर्चा करते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखिए कि यहाँ कोई ना कोई कोण बन रहा होगा, है ना। तो होप आपको क्लियर होगा कि कोण किसे कहेंगे। या फिर आप एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच जो दो किरण मान लीजिए, क्या नहीं, रेखाखंड बोल दीजिए, हमने रेखाखंड, या आप लिख दीजिए दो रेखाखंड के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए मैं एकदम बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके। बाकी किताब में लिखा हुआ है, पर पूरी परिभाषा लिखी हुई है, चाहो तो रट लो, बस बात समझने वाली है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रही हूँ कि दो रेखाखंड के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। जरूरी नहीं कि वह रेखाखंड हो, यहाँ आप किरण भी कर लो, क्या कर लो, किरण भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बनेगी, एक किरण बनेगी, क्योंकि एक ही बिंदु से निकल के इधर जा रही इधर जा रही। तो अब इनके बीच जो झुकाव आया होगा यही क्या हो जाएगा, हमारा कोण हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा कोण हो जाएगा। तो थोड़ा सा आइए आपको और दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रा कर लिया और मैं इसका नाम दे देती हूँ ओ, जहां से ये दोनों निकली हुई है, ठीक है। इसका नाम मैं क्या दे देती हूँ, ओ दे देती हूँ, जहां से ये दोनों ही भाई किरण है। मैंने आपको हर बारी बताया है, इसे हम लोग रेखाखंड बोलते हैं, इसे किरण बोलते हैं और इसे हम लोग रेखा बोलते हैं। चलिए अब इधर देखिए, तो ये दोनों किरण है, इसका नाम मैंने ओ दे दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कोण का नाम बताओ, क्या बताओ, कोण का नाम बताओ, तो आप बता सकते हो कोण बराबर कोण ओ। ये चीज हमारा कोण को दिखा रहा है, ये सिंबल किसको दिखा रहा है, हमारा कोण को दिखा रहा है, ये वाला सिंबल। इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ तो बताना आसान था क्योंकि कोण हमारा यहीं पे बन रहा है, झुकाव यहीं पे देखा गया है ना। लेकिन यदि फिगर कुछ यूं बन जाए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कोण कहाँ बन रहा है, तो इस स्थिति में नामकरण और बच्चों को समझ पाना कोण कहाँ बन रहा है कठिन हो जाता है। तो मैं आइए सरल कर देती हूँ। तो मैंने इसका नाम बता रही मैं। अब आपसे अगर कोई पूछे तो सबसे पहले तो आप इनका भी नाम दे, यहाँ पे एक एक बिंदु ले लीजिए और इनका नाम दे दीजिए। क्या देखिए मैंने इसका नाम ही क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों ये किरण है, ये निरंतर बढ़ती चली जाएगी, तो मैंने बिंदु ले लिया ना, इसके बाद हमें इससे मतलब नहीं है। ए बी सी मैंने तीनों किरण का नाम दे दिया। अब देखिएगा और एक चीज, अब यहाँ पे जो कोण बनेगा कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ध्यान रहे कि जो भी कोण बन रहा होगा, जो भी कोण बन रहा होगा उसको बीच में लाना अनिवार्य है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि इन दोनों रेखाओं के बीच यहाँ कोण ओ आ रहा था, तो हमने लिखा, ये देखिए ये भी सही है, ए ओ बी भी सही है और सही है, कोण बी ओ ए भी सही है, लेकिन ओ का बीच में आना क्या है, अनिवार्य है। अगर ओ बीच में नहीं आके आप ऐसा कुछ लिख देते हैं कोण ओ ए बी, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोण ओ ए बी, ए बीच में आया है, तो जरा मुझे बताइए क्या ए पे कोई कोण बन रहा है, ए पे कहाँ कोई कोण बन रहा है, ए पे कोई कोण नहीं बन रहा है। तो ये तो इस आकृति का हो गया, यहाँ पे मैंने कोण बता दिया, जिसपे भी कोण बन रहा होगा उसका बीच में आना क्या है, अनिवार्य है। अब मैं अगर इस फिगर की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच कुछ झुकाव आपको दिख रहा होगा, तो इसके बीच कोण की बात करिए तो कोण सी ओ बी बन जाएगा, कोण सी ओ बी बन जाएगा, कोण बी ओ सी भी बन सकता है। देखिए दोनों जगह ही बीच में ओ आया है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए इसका नाम क्या है, ये तीनों ही भाई, ये इन तीनों किरण के लिए ये उभयनिष्ठ बिंदु है, क्योंकि ये तीनों किरणें एक ही बिंदु से निकली हैं।
तो देख लीजिए यहाँ भी मैंने ओ लिया, भाई ओ पे ही कोण बन रहा था, तो जिसपे भी कोण बन रहा होगा, जिस भी बिंदु पे कोण बन रहा होगा उसको बीच में रखना अनिवार्य रहता है। तो यहाँ ओ पे कोण बन रहा था तो मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिए एक ये पूरी आकृति भी, एक ये पूरा कोण भी बन रहा होगा यहाँ से यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण COA और या फिर कोण OAC, मतलब ये CAOC भी लिख सकते हो या फिर COA भी लिख सकते हो, लेकिन आपका कोण बीच में आना क्या है, अनिवार्य है। आपका कोण बीच में आना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, कोण आपका बीच में आना ही चाहिए। अगर आपका कोण बीच में नहीं आता है तो मतलब समझ लेना गलत है। क्या, क्यों गलत है, कैसे गलत है? अगर आप ये बात नहीं समझ पाओगे तो आप इस प्रश्नावली को हल नहीं कर पाओगे। कैसे? तो आइए मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल आप बात को थोड़ा गौर करिए, पकड़िए बात को। अगर मैं आपसे कहती हूँ कोण ABC, मैंने क्या कह दिया कि कोण ABC का एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, चलिए आपको समकोण त्रिभुज नहीं पता, मैंने कह दिया आप कोण ABC बनाओ। क्या बनाओ? कोण ABC बनाओ। अगर आपको ये नहीं पता होता है कि कोण कहाँ रखा जाता है तो भाई आप तीन चीजें ले लोगे ऐसे करके, ABC। अगर आपको नहीं पता कि बीच वाला कोण है तो आप कोण कहाँ दिखाओगे, गलत हो जाएगा। अगर आपको पता है कि बीच वाला कोण है तो जहां पे झुकाव आएगा B को वहीं रखोगे। अब देख लीजिए B हमारा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, कोण AOB या फिर कोण CBA, कुछ भी कह लीजिए, दोनों ही बातें हमारी क्या हैं, सही है। तो इसलिए ध्यान रहे कि जिस भी बिंदु पे कोण बन रहा होगा उसका आप बीच में लिखिएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा, मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि सोचिए यहाँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ कोण B है, इस फिगर में आप बता सकते हो कि कोण कहाँ पे है, B पे है, तो उसको हम कोण B नाम दे सकते हैं। लेकिन यदि इसमें हम एक किरण और बढ़ा ले तो अब इस स्थिति में आपका कहना कोण B गलत है, क्योंकि इसमें अलग कोण बन रहा है, इसमें अलग कोण बन रहा है, और जो पूरा था उसमें अलग कोण बन रहा है। इसीलिए आपको उस पूरे जितना भी उसमें रेखाएं आई होंगी, जितने भी रेखाखंड, जितने भी किरणें आई होंगी, उन सभी के साथ उनके कोण को दिखाना पड़ता है। तो जैसे कि अब मान लीजिए अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसका हमें दिखाना है, तो AB, इसका नाम भी कुछ देना पड़ेगा, O दे लीजिए, तो ABO क्या बन जाएगा हमारा, ABO हमारा कोण बनेगा। B बीच में है, देख लीजिए B पे ही क्या बन रहा है, ये बिंदु है, B वाले पे ही कोण हमारा ड्रा हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोण के प्रकार पे। जितनी भी कोण से संबंधित चीजें थी आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कोण के प्रकार पे। किस पे बात करते हैं, कोण के प्रकार पे। तो कोण की अगर मैं प्रकार की बात करूं तो कोण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपको जानना कुछ भी नहीं है। आपको दो चीज जाननी है, मैंने पूरी एक्सरसाइज देख रखी है, आपको केवल यहाँ दो ही चीज पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है क्या, वैसे आपको एक ही चीज पढ़ना है, दो चीज भी मत ही पढ़ो, केवल एक कोण जान लो, वो भी समकोण। ठीक है, ये कोण आपके इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, और यह इंपॉर्टेंट भी है एक नजरिए से। तो चलिए फिर मैं बता देती हूँ। इसको हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं और स्ट्रेट एंगल भी कहीं कहीं आ जाएगा। ठीक है, जिसको सरल कोण कहते हैं। चलिए ये दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ। बस आपके क्लास 6 के सिलेबस में यही दो कोण है, बाकी आप क्लास 9 में जाओगे तो आपको कोण के बारे में विस्तार से मिलेगा। न्यून कोण, अधिक कोण, और भी ऐसे बहुत से कोण होते हैं। एक होता है, दो कोणों को मिला के 90, 180, आगे पता चलेगा, अभी परेशान मत हो, बस अभी आप अपने सिलेबस का देखो। तो यहाँ जो समकोण है और सरल कोण है, स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। राइट एंगल की जब भी बात करें तो वहां 90 याद करना, स्ट्रेट एंगल की जब भी बात करें तो 180 याद करना। चलिए फिर इसी बात पे थोड़ा सा बता के चलते हैं कि कोई भी गोला वह 360 डिग्री का होता है। कोई भी गोला है, कुछ भी है, वह 360 डिग्री का होता है। तो ये जो गोला है ये 360 डिग्री का है। क्या है, 360 डिग्री का है। इसमें 90 डिग्री करके 4 खाने बनते हैं। ये इधर 90 डिग्री और ये इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री और ये इधर 90 डिग्री। 90 मिलके हमारे 360 डिग्री बन जाते हैं। मैं आपको क्या यहाँ बताना चाहती हूँ उस बात पे आप गौर करिए।
90। देखिए जब भी समकोण की बात करेगा तो इसका मतलब समझिएगा कि एक रेखा पे, रेखा मानिए, किरण मानिए, रेखाखंड मानिए, जो आपको सही लगे वो बोलिए। मैं मान लेती हूँ रेखा है, उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट एक और रेखा, बिल्कुल स्ट्रेट एक और रेखा अगर आ रही है तो इन दोनों के बीच जिस कोण का निर्माण हो रहा होगा, जो झुकाव पैदा रहा होगा, वो 90 डिग्री का रहा होगा। इस बात को ध्यान कर लीजिए कि अगर कोई चीज है, क्या है, अगर कोई चीज है और उसका अगर ये बेस है, अगर ये बेस है, मैं 90 अगर एकदम सीधा गिराती हूँ तो ये जहां से आके टकराएगा वहां 90 डिग्री का कोण उत्पन्न कर देगा। नहीं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक 10 रुपए वाला जो बल्ब आता है पीला वाला, उसे लेना और 90 डिग्री पे गिराओगे तो वो बल्ब नहीं फूटेगा। लेकिन अगर एंगल थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो बल्ब गिर के फूट सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट गिराते हो, 90 डिग्री पे गिराते हो तो वो बल्ब नहीं फूटेगा। तो स्ट्रेट एंगल की जब भी राइट एंगल की जब भी बात करेगा तो समझना कुछ इस तरह का शेप, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का शेप और कुछ इस तरह का आप कोण भी देखते हो, है ना। कुछ इस तरह का शेप, यहाँ जो कोण, यहाँ जो झुकाव पैदा हो रहा है वो 90 डिग्री का हो रहा है और दो 90 डिग्री को बना देते हैं तो एक सरल कोण। कैसे? एक 90 बना है, एक 90 इधर भी तो बन रहा होगा। अगर मैं ये लाइन पूरी करूं तो ये 90 बन रहा होगा। तो अगर मैं अब पूछूं कि इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है, तो इन दोनों को मिला के पूरा 180 डिग्री का कोण बन रहा है, जिसको हम लोग सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये जो रेखा है, अगर इसका कोई बिंदु है, पूछा जाए कितने डिग्री का कोण है, तो 180 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है। समकोण किसको कहेंगे? देखिए समकोण त्रिभुज भी आएगा, लेकिन आप केवल समकोण याद रखिए। समकोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा और बेस के ऊपर एक लंब स्ट्रेट आएगा, तभी समकोण बनता है, यानी तभी 90 डिग्री बनती है, अन्यथा 90 डिग्री का निर्माण नहीं होता है। फिर से मैं बता रही हूँ, कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर बिल्कुल लंब के जैसे गिराना, बिल्कुल एकदम सीधे से गिराना, जो उसके बाद गिराने के बाद जो यहाँ कोण बनेगा वह 90 डिग्री का ही बनेगा। नहीं विश्वास है तो पटरी ले लो, चांदा ले लो, नाप लेना, चांदे से कोण पता कर सकते हैं। तो समकोण 90 डिग्री का होता है और सरल कोण 180 डिग्री का होता है, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। होप आप लोगों को क्लियर होगा। मैं आपको बता रही थी कि ये जो वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है, 90-90 डिग्री करके इसमें 4 खाने होते हैं और पूरा मिला लोगे तो 360। तो ध्यान रहे कि घड़ी भी आपकी गोल ही होती है, यानी इसमें भी 360 होंगे, इसमें भी क्या होंगे? 360 होंगे। जब इसमें भी 360 है तो इसमें भी 90-90 करके 4 खाने बनेंगे, है ना। यानी इसमें भी 90-90 करके 4 खाने बन रहे होंगे। इतना भाग पता है कि नहीं? यानी मैं कह सकती हूँ, अब मेरे बात को समझना, जो मैं बता रही हूँ उसे समझिए। इस वृत्त को मैंने 4 भागों में बांटा। इस वृत्त को मैंने, ये जो वृत्त है इसको मैंने ऐसे करके 4 भागों में बांट दिया। कितने वृत्त थे? एक वृत्त। बांटा कितने भागों में? 4। यानी अब इसके कुल कितने भाग हो गए? 4। मान लीजिए एक भाग अमन को मिलता है। क्या मिलता है? अमन को मिलता है। दूसरा भाग रमेश को मिलता है और तीसरा भाग सुरेश को मिलता है और चौथा भाग राम को मिलता है। वृत्त के 4 हिस्से, चारों को बांट दिया गया। अगर अब मैं बात करूं कि एक बंदे को कितना हिस्सा मिला है तो कैसे बताओगे? तो जरा मुझे बताना। 4 टुकड़े किए गए थे, 4 टुकड़ों में केवल एक ही टुकड़ा रमेश को मिला, यानी 1/4 भाग, इस वृत्त का 1/4 भाग अमन को मिला, 1/4 भाग सुरेश को, 1/4 भाग रमेश को, 1/4 भाग ही राम को भी मिला। और अगर मैं बोल दूं कि राम को इतना पूरा मिल रहा है, राम को इतना पूरा मिल रहा है, मतलब कि है लेकिन ये पूरा राम को मिल रहा है, तो अब राम को कितना मिल रहा है? यानी अब राम को आधा मिल रहा है। राम को कितना मिल रहा है? आधा मिल रहा है। देख के लग रहा है? देख के भी नहीं लग रहा है। तो बताना, वृत्त के 4 टुकड़े हुए थे, 4 टुकड़ों में 2 टुकड़ा केवल राम को मिल रहा है, तो बताओ राम को कितना मिला? आधा मिला कि नहीं मिला? अब अगर मैं पूछूं सुरेश को कितना मिल रहा है, तो 1/4 ही मिलेगा, रमेश को भी 1/4, क्योंकि वृत्त के 4 टुकड़े हुए थे और 4 टुकड़ों में केवल 1 टुकड़ा सुरेश को और 1 टुकड़ा रमेश को, बाकी 2 टुकड़े तो राम को ही दिए गए। अगर अब मैं बोलूं कि ये टुकड़ा भी राम को दिया गया, अब राम के पास कितनी जमीन हुई? तो अब राम के पास बताना मुझे, वृत्त के 4 टुकड़े किए गए थे
और 4 टुकड़ों में 3 टुकड़े राम को दे दिए गए, यानी 3/4 भाग राम को मिला है। कितना मिला? 3/4 भाग। ये भी मिल जाएगा तो 4/4 यानी पूरा किसको मिल गया? राम को मिल गया। और यानी मेरा यहाँ जो समझाने का मकसद है वो ये है। देखिए अगर कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है, अगर 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई चीज है जिसके 3 टुकड़े हैं और 3 टुकड़े में 2 टुकड़ा जिस भी व्यक्ति की बात की जा रही होगी उसको मिल चुका है। जैसे कि अगर 1/4 की बात हो रही है तो 4 टुकड़ों में अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मुझे 1/4 मिला, तो इसका मतलब कि 4 टुकड़े किए गए थे जिसमें से केवल 1 टुकड़ा हमें मिला है। नीचे वाला हमेशा कुल होता है, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है? कुल होता है। और ये मिलने वाला भाग होता है। क्या होता है? मिलने वाला भाग होता है। क्या होता है? मिलने वाला भाग होता है। ये चीज आपकी परसेंटेज में बहुत काम करेगी, तो यहाँ याद कर लो, ठीक है, ताकि परसेंटेज में ज्यादा झंझट ना हो जाए। तो फिर मैं बता रही हूँ कि हर आपका हमेशा कुल होगा। अगर आपके भाई घर में सेब आता होगा, सेब के 4 टुकड़े किए गए, 1 टुकड़ा मिला, तो आप कह सकते हो कि मुझे सेब का 1/4 हिस्सा मिला। लेकिन अगर सेब के 3 ही टुकड़े किए गए और आपको 1 टुकड़ा, एक आपकी बहन को, एक आपके भाई, मान लो आप लोग 3 ही लोग हो, तब आप कह सकते हो मुझे सेब का 1/3 भाग मिला, क्योंकि कुल मिला के सेब के केवल 3 ही टुकड़े किए गए थे जिसमें 1 टुकड़ा आपको मिला है। बस इसी तरह घड़ी में भी आपको ध्यान रखना है। घड़ी में 4 टुकड़े हुए हैं। कितने टुकड़े हुए हैं? 4 टुकड़े हुए हैं। तो अगर अब ध्यान रखिएगा, 4 टुकड़े हुए हैं, मैं यहाँ नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस टुकड़े में देख रहे हैं ना, ये 4 नंबर। 4 क्यों? आप सपोज करिए, नहीं सपोज नहीं करना है, दरअसल अगर गौर करिए तो केवल सही तरीके से तो एक टुकड़े में केवल 2-2 ही नंबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 2-2 ही नंबर आ रहे हैं। बाकी ये तो इन दोनों के लिए कॉमन है, ये इन दोनों के लिए कॉमन है, ये इन दोनों के लिए, ये इन दोनों के लिए। तो फिर मैं दूसरा घड़ी बना देती हूँ। मैंने इसके 4 बांट दिया इसे। तो ध्यान रखिएगा, 12 6 3 9, यहाँ पे जो भी संख्याएं आए। तो अब ये 1 भाग यानी 1/4, ये फिर ये 1/4, फिर ये 1/4, फिर ये एक 4 नीचे क्यों किया? क्योंकि घड़ी के 4 टुकड़े किए गए और एक ही भाग, एक ही भाग, एक ही भाग। 2 भाग का पूछ ले तो 2/4, इन तीनों का पूछ ले तो 3/4 कर देना, इन चारों का पूछ ले तो 4/4, यानी 4 भाग किए गए थे, चारों मुझे मिल गए। इस बात का आप ध्यान रख सकते हो कि नहीं रख सकते? क्योंकि पूरा चैप्टर आपकी इसी क्लॉक पे बेस है, पूरा चैप्टर आपका इसी पे बेस है। बस अगर ये समझ गए तो एक्सरसाइज ऐसे देख के हल कर दोगे, उत्तर आ जाएगा। और एक चीज पे बेस है, वो है समकोण। और एक चीज पे बेस है जिसको हम लोग राइट एंगल या फिर समकोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल या फिर समकोण। ये तो त्रिभुज भी होता है लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है फिलहाल, अभी आगे हो सकता है आपके चैप्टर में हो। तो अभी समकोण आया है तो केवल समकोण। सबसे पहला तो समकोण 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं बच्चों? समकोण कहते हैं। तो अब जरा इस वृत्त में बहुत ज्यादा ही गिचिर पिचिर हो गया, इसे मैं हटाती हूँ और दूसरा बनाती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। बच्चों बात को ध्यान से समझोगे तभी आएगा, अन्यथा लगता नहीं कि कर पाओगे। ये वृत्त हो गया, ये इसके 4 भाग हो गए। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा। 4 भाग, ठीक है। समकोण की मैं बात बता रही हूँ तो देखिएगा, यहाँ भी एक 90 डिग्री बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि नहीं? क्योंकि पूरा वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। जो पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री का, और एक एक खन्ने उसके, खन्ना मान लीजिए, बॉक्स कुछ भी मान लीजिए, 90 डिग्री के होते हैं। याद रखेंगे? याद रखेंगे ना? अभी आपसे 90 डिग्री का कोण भी पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे बोल देगा कि मान लीजिए 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और यदि एक बार समकोण वो अच्छा याद आया। 2 चीज और,
घड़ी एक होती है घड़ी की दिशा, एक होती है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा को हम लोग वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा को हम लोग दक्षिणावर्त बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब घड़ी हमारी ऐसे चलती है तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। ऐसे जब ऐसे ऐसे चल रही होती है, क्योंकि 12 से 1 2 3 4 फिर 12 ऐसे चलती है तो घड़ी हम लोग उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। यदि 12 11 ऐसे ऐसे होने लगे तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त होगा। जब ऐसे ऐसे चलेगी तो उसको वामावर्त बोलेंगे, जब ऐसे ऐसे चलेगी तो उसको दक्षिणावर्त बोलेंगे। अगर आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हैं तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। अगर नहीं क्लियर है तो एक्सरसाइज नहीं हल कर पाओगे। इस पर फोकस करो, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करो, चीजें समझ में आएगी। लेकिन जब समझने की कोशिश करोगे तब। तो होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर शायद कुछ छूटा भी होगा तो प्रश्न आएगा तो मैं वहाँ आपको बता दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा होगा इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि मैंने देखा था इस एक्सरसाइज में इतनी ही चीजें थी जो आपको बताने लायक थी। और हाँ, एक चीज और, चलिए अच्छा याद आया, वो भी इसी समय क्लियर ही कर देते हैं। तो याद कर लिए वामावर्त, और वैसे इंग्लिश याद करो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वामावर्त दक्षिणावर्त याद कर लो, दोनों ही ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी कॉपी में पूरब हमेशा इधर होता है और पश्चिम हमेशा इधर होता है और उत्तर हमेशा इधर होता है और दक्षिण हमेशा इधर होता है। बस इतना याद कर लो। आपकी रियलिटी में मुझे नहीं पता दिशा आपकी किधर है, क्योंकि आप कैसे बैठे हो, लेकिन मेरी रियलिटी में मेरा पूरब ये है, पश्चिम ये है, उत्तर ये है, दक्षिण ये है रियलिटी में। लेकिन क्या मैंने जैसे बताया वैसे है? मैंने पूरब पीछे बताया। अब वैसे तो देखा जाए तो ये उत्तर हो गया है। वो रियलिटी वल्टी सब हमसे मतलब नहीं है, हमें अपनी सवाल हल करना है ना। तो उसके लिए जो मैं बता रही हूँ याद कर लो। अगर नहीं करते हो तो बहुत बुरा पछताओगे। इतना याद कर लोगे तो आपकी क्लॉक से कभी भी सवाल इस दिशा से तो नहीं गलत हो सकती है, मैं गारंटी दे रही हूँ। इतना याद कर लो कि इसको पूरब बोलोगे, इसको पश्चिम, इसको उत्तर, इसको दक्षिण। कॉपी में ये चीज ऐसे ही बनेगी। इस साइड हमेशा पूरब, अगर ऐसे खड़े हो जाना तो आपका ये लेफ्ट हाथ हमेशा पूरब, राइट हाथ हमेशा पश्चिम होगा, सर आपका उत्तर होगा, पैर आपका दक्षिण होगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आप अपनी कॉपी में कुछ ऐसा ही लिखिएगा। यदि अच्छा भी आप लोग नहीं समझोगे, नहीं तो मैं आपको भारत के मैप से भी बता सकती थी, आप लोग उसे नहीं समझोगे, क्योंकि आप लोगों ने भारत के मैप में पता नहीं पश्चिम बंगाल देखा भी है कि नहीं देखा, तो फिर क्या फायदा ना। अभी आप लोग बस जैसे मैंने बनाया ना, आप भी अगर ऐसे लिख रहा हो तो कॉपी पे ऐसे लिखना, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। इतना याद कर लेना कि हमेशा पूरब हम इधर रखेंगे, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। आपकी सवाल कभी गलत नहीं होगी। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.2 का सारी बेसिक चीजें, जिसपे आपकी यह प्रश्नावली आधारित है। तो आप लोग इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि जब प्रश्नावली हल कराए तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आपको मैं हल कराऊंगी अगले वीडियो में प्रश्नावली। ये वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी ना, तो मैं अगले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज को हल करा दूंगी। इन सारी चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। 1 बार 4 बार 2 बार आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन कोशिश करोगे तो चलिए फिर मिलेंगे, इस एक्सरसाइज को हल करते हैं। जय हिंद, वंदे।